नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सर, और जिन्होंने जिनके जिनके कई कारनामे थे दिल्ली पुलिस में रहते हुए। लाल किले पर जो आज से 25 साल पहले आतंकी हमला हुआ था उसके मुख्य इन्वेस्टिगेटर संत साहब ही थे। सुरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बातचीत के लिए जुड़े। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लाल किले पर 25 साल पहले जो आतंकी हमला हुआ था उसको पूरी तरीके से आपने नेस्तनाबूद किया था, दोषियों को उनके किए की सजा दिलवाई ले, और आज 25 साल बाद जब लाल किले पर दोबारा एक आतंकी हमला हुआ है तो आपका बेटा भी इन्वेस्टिगेशन की मेन टीम में बतौर इंस्पेक्टर इस केस को में जुटे हुए हैं। जी, 25 साल पहले मैंने लाल किला शूट आउट केस किया था। आतंकवादियों को भरपूर सजा दिलाई थी और मेन पाकिस्तानी आतंकवादी अशफाक रेजिडेंट ऑफ एबटाबाद पाकिस्तान को फांसी की सजा 2005 में ही दिलवा दी थी। जी। पर दुर्भाग्य है कि अभी तक उसको फांसी नहीं हो पाई। और हमने आपका ट्रायल के दौरान भी देखा था सर, किस तरीके से आप अपने आप लगे रहते थे, एक एक चीजें खोज कर ला रहे थे। और ट्रायल कोर्ट ने फैसला जल्दी हो गया लेकिन उसके बाद अभी तक फांसी नहीं हुई, ये निश्चित तौर पर बड़े अफसोस की बात है। विक्रांत भाई, ये मेरा डेडिकेशन था, मेरा राष्ट्र धर्म था कि मैंने एक आतंकवादियों को सजा दिलानी है। इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत करके परिश्रम किया और 7 आतंकवादियों को 7-7 साल की लंबी सजाएं कराई। उम्र कैद की सजा भी कराई कश्मीरी आतंकवादियों को, और मेन आतंकवादियों को फांसी की सजा कराई। और ये केवल एक इत्तेफाक है कि आज मेरा बेटा जो इंस्पेक्टर है रोहित संड, वो लाल किला की तफ्तीश में शामिल रहा है। सर, जिस तरीके से ये 25 साल पहले का हादसा और अब जाकर के ये इस 25 साल के बाद दिल्ली में इतना बड़ा लाल किले पर हमला, लाल किले के ठीक सामने, हालांकि वो अंदर हुआ था, ये बाहर मेन रोड पर ब्लास्ट हुआ। तो और इसमें जिन लोगों के शामिल होने की बात आ रही है वो तो बहुत चिंता में डालने वाली बात है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने काबिल डॉक्टर, अगर वो भी आतंकवाद के इस घिनौने काम में शामिल है, ये तो बड़ी चिंता की बात सबके लिए है, देश के लिए है। विक्रांत जी, पहले जो ये आतंकवादी होते थे, ये अनपढ़ होते थे। हम्म। इनको मदरसे के अंदर शिक्षा दी जाती थी। इनको यही कहा जाता था कि तुम कौम के लिए शहीद हो जाओ, तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। वो अनपढ़ होते थे, इसकी वजह से वो फिदाइन बन जाते थे और फिदाइन बन करके भारत की सेनाओं पर, भारत के लोगों पर हमला करते थे। अब ये निश्चित रूप से नया ट्रेंड आया है, जब पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग अपनी धर्मांधता के कारण, अपने मजहब के कारण इन सब गतिविधियों के अंदर शामिल हुए हैं। सर, जिस तरीके से जब अमेरिका पर हमला हुआ तो हमने देखा कि उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल थे, लेकिन उसके बाद कहा यह जा रहा है कि ये दूसरा आतंकवादी हमला है जिसमें इस तरीके के ट्रेंड, पूरी तरीके से पढ़े लिखे सर्जन डॉक्टर जिन्होंने पूरी पढ़ाई की, उसके बाद भी वो रेडिकलाइज हो गए। तो ये किस तरह से ये ट्रेंड, क्या आप लोगों ने कभी इसे इस तरीके का ट्रेंड अपने सेवा काल के दौरान देखा? और अगर नहीं तो ये जो ट्रेंड अब आया है ये कितना चैलेंजिंग है जांच एजेंसियों के लिए? विक्रांत जी, मैंने पहले भी आतंकवादियों के कई केस किए हैं। जी। बहुत पाकिस्तानियों को अरेस्ट किया है। हरकत उल जिहाद इस्लामी के आतंकवादियों को भी गिरफ्तार भी किया और उनको उनको भी सजा कराई। लेकिन जितने भी आतंकवादी हमने इस बारे में पकड़े हैं, वो सारे ज्यादातर अशिक्षित थे, अनपढ़ थे। हाँ। ये जो नया ट्रेंड बन रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत खतरनाक है, देश के लिए भी खतरनाक है। और ये जो धार्मिक कट्टरता का ही ये फल है कि धार्मिक कट्टरता के अंदर ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सर, लेकिन जो ये तो समझ में आता है कि कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों को, निरक्षर लोगों को धार्मिक प्रवचन की आड़ में कट्टरता सिखाई जाए, उनको वो बहकाया जाए, जैसे आपने कहा कि 72 की बातें उन्हें कही जाती हैं, तो उनको तो समझाना बहलाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन ये जो पढ़े लिखे एकदम प्रशिक्षित लोग अब इसमें आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं, उनकी भूमिका सामने आ रही है, तो इसका मतलब तो ये
बहुत खतरनाक हो जाता है सर कि पढ़ने लिखने के बाद भी इनको उस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी भी समझ में आ रही है इसमें। ये धर्मांधता का प्रमाण है कि ये कट्टरवादी पैदा हो रहे हैं, जिनको जो बचपन से इस्लाम की शिक्षा लेने लगते हैं, उनके दिमाग में जिहादी शिक्षा भर दी जाती है, और वो जिहादी शिक्षा उनके दिमाग में लगातार भरी रहती है। इस कारण से ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये आतंकवाद की तरफ ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। सर जिस समय आपने जब इन्वेस्टिगेशन की थी तो इसके पीछे के मोटिव क्या पता चले थे? किस तरह से इन लोगों को मोटिवेट करते हैं? क्या इनको किस तरीके के लालच दिए जाते थे? क्योंकि उस समय में और इस समय में फर्क तो होगा। पीछे के मोटिवेशन किस लिए इन्हें मोटिवेट किया जाता था, क्या करने के लिए? विक्रांत भाई, इनको मदरसों में शिक्षा दी जाती है, धार्मिकता कट्टरवाद की शिक्षा दी जाती है, धर्म के लिए मरने के तैयार रहने के लिए शिक्षा दी जाती है, और मदरसों में इनकी पढ़ाई की जाती है। जो इनकी शिक्षा होती है, वो मुरीदके में भी बहुत से इन आतंकवादियों की शिक्षा होती है। वहां पे एक विधवा कॉलोनी भी है, जहां पर इनको हर तरह की धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो इनके मन में चूंकि कट्टरवाद भरा जाता है, वो कट्टरवाद भरा रहता है, उस कट्टरवाद के कारण ये लोग ऐसी हरकत करते हैं। सर लेकिन ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि मदरसों को लेकर आप जो बात कह रहे हैं कि कई ऐसे मदरसे हैं जहां पर यह सब किया जाता है, लेकिन ये तो अब सुशिक्षित अच्छे संस्थानों से पढ़े हुए लोग, अच्छी शिक्षा हासिल किए हुए लोग, तो इनको भी अब मोटिवेट किया जा रहा है। तो ये तो एक नई तरह की चुनौती आ गई ना, बहुत ही खतरनाक चुनौती आ गई। पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा के जो लोग हैं, वो लोग इन लोगों के अंदर अपने आदमियों को बीच में डाल डाल करके इन लोगों के अंदर ये शिक्षा भरते हैं, जिससे ये लोग आतंकवाद के रास्ते पे चलें और भारत के अंदर तोड़फोड़ करें, भारत में आतंकवादी गतिविधियां करें। तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी धार्मिकता तो इनके अंदर रहेगी ना। जिस धर्म से ये रिलेशन रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, उस धर्म की कट्टरता तो इनकी मानसिकता में रहेगी, वो दूर नहीं हो सकती। सर इन्वेस्टिगेशन का तो खैर आपसे लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा सर कि देश की राजधानी में पिछले कई सालों में किसी तरह का ब्लास्ट या कोई आतंकी घटना देखने में नहीं मिली थी, लेकिन इस बार ये लोग देश की राजधानी और राजधानी के भी दिल दिल्ली तक पहुंचने में कामयाब हो गए, और दिल्ली के भी दिल यानी लाल किले के पास पहुंचने में कामयाब हो गए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट किया, सोच समझकर ब्लास्ट किया, और एनआईए अब कह रही है कि ये ब्लास्ट पूरी तरीके से सोच समझकर किया था। तो बहुत खतरनाक स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है कि दिल्ली तक और राजधानी तक और राजधानी के भी बीच तक ये लोग पहुंच जाते हैं, इतना बड़ा विस्फोटक और ये तमाम चीजें लेकर। लाल किला के अंदर जो मेन आतंकवादी अशफाक उर्फ आरिफ रेजिडेंट ऑफ एबटाबाद पाकिस्तान था, जी। वो भी बीए पास था। उसने भी बीए पास करने के बाद में बहुत धार्मिक शिक्षाएं ली थी। अच्छा। तो हाई कोर्ट अटैक के बाद में, माननीय हाई कोर्ट में जो अटैक हुआ था, उसके बाद में ये घटना पहली हुई है देश के अंदर। ये निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि मैं महसूस करता हूं, सरकार इसका अच्छा जवाब दे रही है और अच्छा जवाब आगे भी देगी। सर बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया, बड़ा जवाब दिया, उसको थोड़ा और कंटिन्यू, हालांकि सरकार कहती है कि वो कंटिन्यू है, तो लगता है आप जैसे रिटायर्ड अधिकारियों को जिन्होंने पूरा जीवन लगाया इन्हीं सब चीजों में, आपको लगता है कि वो अभी भी उसी दिशा में, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला देश तो दिखाई नहीं दे रहा है सर। बहुत अच्छा जवाब दिया गया था पुलवामा कांड के बाद में भारत सरकार के द्वारा, हमारे वीर फौजी जवानों के द्वारा। सब देशवासी इस बात पे बड़ा गर्व करते हैं। लेकिन उस टाइम सरकार की नीति यही थी कि हम आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करेंगे, हम्म। क्योंकि वो आतंकवादी हमला था। अंदर पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाने की सरकार की नीति नहीं थी। लेकिन सरकार अभी आगे की नीति के ऊपर विचार कर रही है। सरकार ने यह कहा है कि यह आतंकवादी हमला है। समय आने पर सरकार उचित जवाब पाकिस्तान को जरूर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
सर ये जानना चाहूंगा कि आप खुद दिल्ली पुलिस में रहे, आपने बहुत आतंकवादियों के केस डील किए, बहुतों में जांच की, उसके बाद अपने बेटे को भी आपने दिल्ली पुलिस में ही शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया और आज वो भी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। तो क्या बेटे को भी शुरुआत से आपने लगा दिया था कि भाई दिल्ली पुलिस में ही जाकर पिता के कामों को आगे बढ़ाना है? बेटा बचपन से मुझे देखता था। हाँ। जो मीडिया की मेहरबानी रही, मीडिया और टेलीविजन वगैरह ने मुझे बड़ा नाम दिया। मुझे बीबीसी लंदन, वॉइस ऑफ अमेरिका पे बोलने का मौका मिला। ये बच्चा देखता था। बच्चा देखने के बाद में उसमें शुरू से उसके मन में ये ललक थी कि मैं दिल्ली पुलिस में सर्विस करूंगा। तो हाँ। उसके मन की भावना थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। बिल्कुल सही बात आपने बोली। तो अभी आपका बेटा भी सर यानी लाल किले की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी टीम में शामिल है, रोहित भी? इन्वेस्टिगेशन जो जो राष्ट्रीय एजेंसी है उसको ट्रांसफर हो चुकी हाँ, है, एनआईए को। हाँ। और एनआईए को ट्रांसफर हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आतंकवादी केस अगर दिल्ली में होता है तो उसकी जांच स्पेशल सेल करती है। हाँ। लाल किला केस में भी ऐसा ही हुआ था। पहले एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी और हाँ। बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दी गई थी, जहां से इसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने करी थी। सर अब एक अंतिम सवाल केवल ये जानना चाहता हूं सर इस केस में, क्योंकि रोज पकड़े जा रहे हैं लोग, रोज गिरफ्तारियां भी हो रही हैं अलग अलग जगह से, और ये पता चल रहा है कि बहुत बड़ी साजिश ये रची गई थी, और इससे पहले फरीदाबाद का पूरा मॉड्यूल ध्वस्त हुआ, वहां से भी बड़ी संख्या में विस्फोटक और बाकी चीजें बरामद हुई। तो यानी कि हम लोग हमेशा खतरे पर तो बैठे हुए हैं सर, कब कहां से ये लोग किस तरीके से हमला करने की साजिश रचें, ये इन सब चीजों को लेकर एक लगातार खतरा तो बना रहता है, इतना सावधानी पूर्वक काम करने के बावजूद। देश बहुत बड़ा है। देश के जो लोग हैं उनके अंदर इतना राष्ट्रवाद में नहीं मानता, कुछ पार्टिकुलर लोगों में, और लोगों में तो है। राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, देशभक्ति बढ़ रही है, लेकिन इतने बड़े देश के अंदर इतनी पुलिस और इतनी एजेंसियां नहीं हैं जो इन लोगों पर इतनी निगरानी कर सकें। लिहाजा ये गुपचुप तरीके से पहले प्लान करके, पहले रेकी करके ही ये सब काम करते हैं। निश्चित रूप से जो जो ये जो विस्फोटक पदार्थ मिला है, ये बहुत ज्यादा था, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान देश में किया जा सकता था। और सर एक और चीज भी जो आप लोगों से भी जब बातचीत होती थी लाल किले के कांड के समय, तब भी आप लोग भी बताते थे कि स्थानीय लेवल पर कई बार ये लोग अपने एजेंट रिक्रूट करते हैं जो इनको लोकल मूवमेंट में मदद करते हैं, बढ़ावा देते हैं, सोलिड करते हैं। तो इस वाले मामले में भी आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोकल लेवल पे भी भारी मदद मिली, कई लोगों से इन्होंने संपर्क किया जिनकी अब भूमिका सामने आ रही है और जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है? निश्चित रूप से बिना लोकल सपोर्ट के ना मकान किराए पे मिल सकता है, जैसा कि नूह में मकान लिया गया आतंकवादी के द्वारा, और जगह किराए पे मकान लिए गए, गाड़ियां ली गई। तो ये सारा सब कुछ सोच समझ करके, सोची समझी स्कीम के तहत ही ये सब किया जाता है। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, और सन साहब सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और एक गर्व की भी अनुभूति हुई कि आपने इतनी सफलता से लाल किले केस को उसको निपटाया था, उसका अदालती जो प्रक्रिया थी वो पूरी की थी, और उस दौरान मुझे याद है आपको धमकियां भी आई थी सर। विक्रांत भाई, मैंने इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को इतनी चिट्ठियां लिखी हैं। मैं हर साल 22 दिसंबर को लाल किले पर प्रदर्शन भी करता रहा, उनकी आत्मा की शांति के लिए मोमबत्ती भी जलाता रहा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है ये कि 2005 में आतंकवादी को सजा होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उसकी सजा की कंफर्मेशन होने के बाद, उसकी रिवीजन पिटीशन कैंसिल होने के बाद भी आतंकवादी को अभी तक फांसी नहीं दी जा सकी है। यह एक षड्यंत्र है देवेंद्र सिंह भुल्लर की तरह से कि इसको किसी ढंग से फांसी से बजा करके इसकी सजा को उम्र कैद में कर दिया जाए। रहा मुझे धमकी देने की बात, तो ये सच है कि ये मेरे से बहुत परेशान थे। मैंने 7 7 साल इन लोगों को जेल में रखा, मेन आतंकवादी के अलावा, और बड़ी लंबी लंबी सजाएं उम्र कैद तक की कराई हैं। तो ये लोग धमकी तो देते थे, ये मेरे घर के मोबाइल नंबर पर, मेरे नंबर पर, मेरे घर के नंबर पर फोन करते थे, इंशाल्लाह अपने वालिद को समझाइए, वालिद आपके नहीं मारेंगे तो इंशाल्लाह हम आपके वालिद को उड़ा देंगे।
हम्म। लेकिन ये तो लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये मृत्यु तो किसी के हाथ में है नहीं। राष्ट्रीयता है मेरी, मेरी बहादुरी है कि मैंने इन आतंकवादियों को सजा दिला के रखनी है। और यही बात मेरे अधिकारी मुझे कहते थे कि सुरेंद्र तू संड इनको सजा करा करके ही रहेगा। और उनके उनके बयानों के ऊपर मैं कामयाब रहा और मैंने सजा दिलाई और मैं 100% नंबर लेकर के पास हुआ। बिल्कुल सर, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस कांड की भी पूरी गुत्थी सुलझे, जितने भी इसके दोषी हैं उनको भी सजा मिले। और सन सर, आपने समय निकाला, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद विक्रांत भाई, धन्यवाद।